जो को हम ऐसा कभी लिखते हैं क्या कि वो वहां पाए जाते हैं? यहां से शुरू होता है। तो यहां से दिमाग बनना शुरू होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भी मनुष्य समाज में ही नहीं आए हैं। इसी प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा, तो शुरुआत ही उसकी गलत हो जाती है। यह अंग्रेजों ने किया होगा, लेकिन इसको सुधारने में की बात करने में हमको 70 साल लग रहे हैं। देर से सही, लेकिन पहल शुरू हुई। जनजाति गौरव दिवस देश में देश की आजादी के 75वें साल में घोषित हुआ। मतलब 75 साल लग गए इस बात को ध्यान करने के लिए कि देश में जनजातियों के लिए भी एक दिन होना चाहिए। तो इस प्रकार की अनेकों बातें हैं, और इसलिए किसी समाज को पहचानना है, मतलब क्या पहचानते हैं, उन सब बातों के ऊपर अध्ययन हो रहा है क्या? तो वो जनजातीय समाज के बारे में हुआ नहीं है, करने की आवश्यकता है। इतिहास की चर्चा बहुत होने लगी है कि उनका योगदान भारत में, अगर इतिहास में देखें तो जब जब भारत दिखेगा तब तक वो योगदान दिखेगा। चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, देश के आजादी का आंदोलन हो, वो मुगल काल हो, वो प्रत्येक विदेशी आक्रमण हो, वो चाणक्य का समय हो, सब दूर योगदान दिखता है। तो इसकी चर्चा तो होने लगी है, परंतु इतना लंबा सामाजिक जीवन है, इसको चलाने के लिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसका अध्ययन हो रहा है क्या? या जिस प्रकार की ज्ञान परंपराएं हैं, हम बोल रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना है हर विश्वविद्यालय को, सब दूर आईकेएस डिपार्टमेंट बन गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के प्रमुख बोल रहे थे, घंटी मूर्ति, एक बार तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 30% नॉलेज का हिस्सा जनजातियों के पास है। पर क्या जनजातीय ज्ञानवान हैं, ये लोग मानते हैं क्या? ये हम सिखाते हैं क्या? और जब हम ये सिखाते ही नहीं, हम सिखाते हैं कि वो अज्ञानी है, तो उनके ज्ञान को डॉक्यूमेंट कोई कर पाएगा क्या? हमको पहले बताना पड़ेगा कि भारत की जनजातियों के पास इतना ज्ञान है, वो एक ज्ञान आधारित समाज है। उसके पास केवल जड़ी बूटियों का ज्ञान है ऐसा नहीं है, उसके पास समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान है। तो इसलिए वो ज्ञानवान समाज है, उसके पास न्याय शास्त्र का ज्ञान है, कई प्रकार के ज्ञान वहां मौजूद है। ये जब तक पाठ्यक्रम में नहीं आएगा तब तक उनकी छवि उस प्रकार की बनेगी नहीं। उस ज्ञान को हम जिसको कहते हैं एक्सप्लोर करना है, वो एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाषा उसके लिए समस्या ऐसा नहीं है, हमारे मन और दिमाग भी वैसे बने हुए हैं, ये भी एक समस्या है। और इसके और आगे की बात करें, जिसके लिए भारत जाना जाता है, तो विवेकानंद बोलते थे कि पश्चिम ने भौतिक उन्नति कर ली है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति सीखना है तो भारत से सीखना पड़ेगी। तो जनजातियों के पास भी एक बड़ा आध्यात्मिक आधार है, और शायद भारत के जिस आध्यात्म की हम बात करते हैं उसके मूल जनजातियों के पास ही। आज भी जिस आध्यात्म को हम पढ़ते हैं उसको अगर प्रैक्टिस में देखना है तो आज भारत की जनजातियों में हम देख सकते हैं। इसका विस्तृत वर्णन शायद आगे के वक्ताओं के इसमें आएगा। और इसलिए आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ये सारे गौरव को सामने लाने की आवश्यकता है। कैसे लाएंगे? तो वास्तव में उनकी पहचान जो गलत बन गई है, जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इतनी बातें कभी सामने आती नहीं है, और इसलिए ठीक पहचान, उनकी ठीक अस्मिता, इसके विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन होकर वास्तव में जनजाति यानी क्या है, किस प्रकार का इतिहास रहा है, किस प्रकार भारत के लिए लड़े हैं, भारत को भारत बनाने में कैसा योगदान है, कैसी सामाजिक व्यवस्था है जो विश्व के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को बराबरी का दर्जा शायद सीखना होगा भारत को, तो भारत की जनजातियों से सीखना पड़ेगा। और इन सब के लिए जीवन मूल्यों वाला समाज, जिसमें इतने जीवन मूल्य वाले लोग रहते हैं, और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि गहरा आध्यात्मिक आधार उनके पास है। ऐसा विस्तृत अध्ययन इस अस्मिता का होना चाहिए। अगर इसका अध्ययन हुआ तो फिर उन अधिकारों को देना लोगों को समझ में आएगा जो संविधान में दिए गए हैं। अन्यथा झगड़ा चलता ही रहेगा कि लोग मांग करते रहेंगे अधिकार हमको दिए जाएं, और देने वाले कानून बनाने के बाद भी दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि भरोसा ही नहीं है। ये वैसा ही है जैसे चर्चिल ने कहा था कि भारत को आजाद तो हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आजाद रह पाएगा? 80% निरक्षर है, इनको वोट देने का अधिकार आप दे रहे हैं, लोकतंत्र चल सकता है क्या? तो निरक्षर थे भारत के लोग, लेकिन भारत के लोगों ने बताया ना कि लोकतंत्र कैसा चलता है। ये भारत ने बताया ना पूरी दुनिया को कि इतना बड़ा लोकतंत्र 80% निरक्षर लोगों ने कैसा चलाया, और किस किस को हराया जिताया नहीं इस बीच में। कब कब सरकार बदलना है भारत के, इन लोगों ने कैसे बदल के दिखाई, पूरे भारत में एक तरीका कैसे हुआ।
तो निरक्षर हो सकते हैं पर अज्ञानी नहीं है, ज्ञान है। शायद जो भारत की छवि दुनिया में बनी थी वो उस छवि को हमने तो ठीक कर लिया है। कभी सपोरों का देश कहलाता होगा, कभी जादूगरों का देश कहलाता होगा, लेकिन इस छवि से क्या जनजाति समाज बाहर निकल पाया है? तो इस छवि से भी निकला नहीं है। और इसलिए जब भी उसकी बात चलती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि विकसित भारत में 14 करोड़ जनजातीय समाज का लायबिलिटी है, क्या वो भार है? लेकिन इतिहास का अध्ययन करेंगे भारत के, ध्यान में आएगा कि ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। लेकिन ये ध्यान में लाने की आवश्यकता है। और जब ये भरोसा पैदा होगा जनजातियों के ऊपर, तब फिर जो अधिकार उनको संविधान में दिए गए हैं उसका क्रियान्वयन तेज होगा। केवल अधिकार देने से कुछ भी नहीं हो रहा। आपने जंगल का अधिकार दे दिया, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये अधिकार के लायक ही नहीं है। अगर इनको अधिकार दिया तो जंगल खत्म हो जाएंगे। ऐतिहासिक रूप से जितने जंगलों को बचाया है, जो जंगलों के साथ रहे हैं, वो जंगलों को काटेंगे अंग्रेजों ने बताया है, उसको हम ढो रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके पास जंगल आने से जंगल कम हुआ है, वहां उसके पास जंगल था तब जंगल कम नहीं हुआ था। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। पैसा के तहत अधिकार देने की बात हो रही है क्योंकि उनको मिल बैठ के फैसले करने की आज भी आदत है। ये म्यूजियम की वस्तु नहीं है, प्रैक्टिस में है। आज भी आप देख सकते हैं कि वो न्याय भी कर रहे हैं पंचायतों में, वो अपने सारे निर्णय मिल बैठ के कर रहे हैं आज भी। और इसलिए पैसा के तहत कहा गया कि वहां जो रूढ़िगत ग्राम सभाएं हैं उनको ये अधिकार दे दीजिए, लेकिन देने वालों को ये भरोसा नहीं है कि अधिकार देंगे तो उसका उपयोग होगा क्या, सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा। अगर ठीक ढंग से अस्मिता समझ में आई तो जो अस्तित्व के लिए अधिकार दिए, जिसको हम कहते हैं कि जनजातीय संस्कृति बचेगी तब जब वहां अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अगर वो अधिकार नहीं दिए और वहां अस्तित्व नहीं बचा और वो मजदूरी करने के लिए पूरे देश में बिखर गए, तो क्या है संस्कृति बच पाएगी जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं? तो ये अधिकार देना है, कस्टमरी लॉ की बात की गई है, पर वहां जो कानून है, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई लॉ डिपार्टमेंट कर रहा है क्या? वो बताया जा रहा है कि आधुनिक लॉ है सब। आज गांव के आदमी को कानून समझता है ऐसा कानून बन रहा है वहां। एक दिन में न्याय मिलता है ऐसी पंचायतें हैं। दो लोगों का या दो गांवों का झगड़ा खत्म हो जाता है ऐसी न्याय व्यवस्था है। लेकिन इन विशेषताओं को लोग कोई सामने ला रहा है क्या? तो फिर कस्टमरी लॉ संविधान में लिखा होने से थोड़ी मिलता है। आज के न्यायालयों को कौन से बताएगा? वो कोई विश्वविद्यालय ही अध्ययन करके बताएगा, कोई जज अध्ययन करने वाला नहीं है। वो तो निर्णय देगा उसके आधार पे। और इसलिए ये अधिकार के प्रश्न जब हल होंगे, उनकी अस्मिता को समझा जाएगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये 14 करोड़ का जनजातीय समाज ये स्वयं अपना विकास भी कर लेगा और ये भारत के विकास में भी सहयोगी हो जाएगा। और इसलिए विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि इस 14 करोड़ के जनजातीय समाज को सशक्त किया जाए इस प्रकार से। उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हम अपने प्रकार से उसको करना शुरू करेंगे। वास्तव में उसको समझें, उससे राय लें, तो शायद वो विकास में सहयोगी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए अस्तित्व, अस्मिता और विकास, इन तीन पहलुओं पर अलग अलग विषयों पर शोध होने की आवश्यकता है, जो देश भर के विश्वविद्यालय कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा के लिए समय समय पर हम बैठते ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में जनजातीय गौरव का अगर हम बार बार चर्चा करते हैं, उनको ध्यान दिलाते हैं, विशेषकर ऐसे विश्वविद्यालय जो इस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है जहां पर आधे विद्यार्थी जनजातीय समाज से आते हैं। ऐसा हमारा विश्वविद्यालय है। इसमें कई प्रकार का जागरण हमने विश्वविद्यालय के माध्यम से किया है और कई प्रकार के अंतर आ रहे हैं। इंदौर में कभी लोग कहते थे कि टिटका मामा को यहाँ कौन जानता है, लेकिन हम देखा कि भंवरकुआ चौराहे पे टिटका मामा की प्रतिमा लगी, केवल इतना ही नहीं, तो विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय पूरा टिटका मामा के नाम पे बन गया। तो ये अलग प्रकार का जागरण आना शुरू हुआ है हमारे प्रयत्नों से। 3-4-5 वर्षों में विश्वविद्यालय के सब लोग उसके लिए प्रयत्न कर ही रहे हैं। इसको ही आगे गति देना है। जनजातीय गौरव के विभिन्न पहलू ये सबके ध्यान में आए, ताकि हम ये इस बात का गौरव महसूस कर सके कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बड़ी मात्रा में जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। हम स्वयं जनजाति होने के कारण उस गौरव की अनुभूति कर सके
और इस बात की भी अनुभूति कर सके कि मैं जनजाति नहीं हूं पर मेरे 5 जनजातीय मित्र हैं, इस बात का भी गौरव हम महसूस कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि हम और 2 कदम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।